भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निचोड़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ग्रो क्लासेस की तरफ से हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। लेके आए हैं आज आपके लिए 1885 से 1947 तक का इतिहास एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ लेके आए हैं। आपको अलग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो और शिक्षक भर्ती। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती में साफ साफ दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती में, उसका भी निचोड़ इसमें है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम अपने ही क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को हमारे। ओके, बढ़ते हैं आगे। पहले देख लीजिए कि कितना निचोड़ है, कैसा है। हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि ऐसा कोई 1885 से 1947 तक का आंदोलन नहीं है जो हमने छोड़ा ना हो। हम सब इसमें पैकिंग में लिए हुए हैं। ये एक पैक है, समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा पैक बना के लेके आए हैं आप सबको लिए। ये देखिए, कांग्रेस में प्रथम, जो भी था कांग्रेस में प्रथम, इसके हम अभी आपको बस शॉर्ट में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में प्रथम जितना भी था 1905 जो बंगाल विभाजन आपका हुआ था, और उसके बाद फिर लेके आए हुए हैं मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, कैसे क्या है इसका सीन। 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था, और फिर आगे क्या लेके आए हैं 1908 में खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी उसके बारे में। मतलब गदर पार्टी की स्थापना जो 1913 में हुई थी, उससे प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 1918 तक चला था उसके बारे में लेके आए हैं। मतलब ऐसे शॉर्ट में हम आपको दिखा दे रहे हैं। चंपारण आंदोलन, ऐसे बहुत कुछ लेके आए हैं। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन, ठीक है, होम रूल की स्थापना जब हुई थी गदर पार्टी की, और उसके बाद रोलेट एक्ट जब आया था, वो 1947 तक का इतिहास लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्या सीन था स्टार्टिंग में, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा। देखिए, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था कि स्थापना इसकी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। क्यों हुआ था इसका स्थापना, क्यों हुआ था इसका स्थापना? इसलिए होता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ जाता है एओ ह्यूम, ठीक है। संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। अब स्थापना का स्थान, ये इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे उस समय वायसराय? लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी। पहले दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया। लेकिन इसके पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में प्रथम, अब देख लीजिए, एकदम क्रीम क्वेश्चन लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक के लिए। पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक ही निचोड़ में इतना सब कुछ लेके आने वाले हैं। जितना भी इतिहास है, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी उठा के आप देख लीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, एक ही निचोड़ में सब कुछ लेके आएंगे। आपको कहीं और किसी और चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे हिसाब से हमारा यही अभी सोच है प्रेजेंट टाइम का। तो कांग्रेस में प्रथम देखते हैं। कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी।
प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की प्रथम यूरोपियन, वो कौन था? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। ठीक है। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बनी गांगुली। कौन? कादम्बनी गांगुली। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, क्या नाम है? एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट। ठीक है। अब देखिए क्या जा रहा है, किस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? ये 1896 में गाया गया। 1896 में कि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता का एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, ने स्वयं इसे गाया था। ठीक है। रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। ठीक है, जो एक मुसलमान थे। ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह भी एक एकदम क्रीम क्वेश्चन है, हर जगह आ जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। आगे 1905 बंगाल विभाजन। 1905 बंगाल विभाजन क्या है? उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन जब हुआ 1905 में, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। हिंदू इंग्लिश एकता को तोड़ना था। इसके वायसराय उस समय के कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। लागू कब हुआ? ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य तो था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। लेकिन जब वहां पे आगे बढ़ते हैं, अभी हम बताते हैं, आपको समझाते हैं। बंगाल विभाजन, जैसे ये पूर्वी बंगाल, ठीक है, बंगाल ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ। ठीक है, ये नक्शा थोड़ा सा बनाने में समस्या हो रही है अभी। ऐसा ही, मतलब ऐसा था बंगाल विभाजन। तो ये था पश्चिमी पार्ट था, ये पूर्वी था। तो क्या था, ये पूर्व साइड में ये असम। ठीक है, असम। यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। क्या थी? मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। और इस साइड में बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी, तो इसलिए उसका विभाजन इस तरीके से कर दिया जाएगा, जिसको एक ये दे दिया गया कि ये पश्चिमी बंगाल है, ये पूर्वी बंगाल है। ठीक है, इस तरीके से बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 दिसंबर 1903 में विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 3 दिसंबर 1903 को रखा गया था। ठीक है, लेकिन जब संसद में रखा गया, लेकिन फिर उसके बाद 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ कि जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। फिर 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा कर दी गई, समाचार पत्रों में, कि जनता तक पहुंचाने के लिए, कि जिन तक नहीं पहुंच पाया ये बात पहुंच जाए। फिर 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध स्टार्ट हो गया कि क्यों बंगाल का विभाजन क्यों किया जा रहा है। तो वहां के जो 1905 में लॉर्ड कर्जन थे, वायसराय थे, उन्होंने कहा कि प्रशासकीय सुधार के लिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो था हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इसका विभाजन किया जा रहा था। जो बाहुल्य क्षेत्र थे पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के, उसके लिए किया जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर विरोध जब हो गया, विरोध हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया? बंगाल का विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। अब 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध का लहर, रोष और विरोध का लहर फैल गया। ठीक है, 1905 में। फिर क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में मनाया गया क्योंकि बंगाल का विभाजन हो चुका था, बंगाल का विभाजन हो चुका था, इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। फिर रविंद्रनाथ, जब रोष दिवस और लहर फैल गई, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर बुलाए सबको, जो भी रोष और दोष की भावना थी, जो लहर फैली हुई थी, उसको सब लोगों को बुलाए उसमें, और उसमें रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया, हिंदू और मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करके, ताकि रोष और दोष की भावना ना रहे। ठीक है, इसलिए 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल विभाजन हुआ था इसलिए। आगे चलते हैं।
आगे ये है कि हाँ, बंगाल विभाजन के ही अवसर पर क्या हुआ, बंगाल विभाजन के अवसर पर ही अमार सोनार बांग्ला लिखा। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब यह अब भी बंगाल का राष्ट्रीय गान है, यह अब भी बंगाल का राष्ट्रीय गान है। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रीय गीत लिखा है, ठीक है, राष्ट्रीय गान लिखा है, ठीक है। कौन? अमार सोनार बांग्ला और ये बंगाल का और भारत का, ठीक है, राष्ट्रीय गान लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमें उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक का इतिहास। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। उन्नीस सौ छह में क्या हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, 1906। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। कौन मिलता है? 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। और इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, अब ये पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे होती है? पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल होता है कि उम्मीदवार, जैसे उम्मीदवार और मतदाता एक ही कास्ट के होंगे, जो चुनाव होंगे जिसके भी होंगे, पृथक एक ही कास्ट के होंगे, ठीक है। ये है पृथक निर्वाचन मंडल, इसे ही कहा जाता है। अब फिर क्या हुआ? ढाका का नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। कब हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना? 30 दिसंबर 1906 को। किसको? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। अब देखिए, इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। लेकिन एक चीज ये याद रखना आप लोग कि पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन है, उसमें ऑप्शन दे देता है आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना भी दे देता है। क्या? मोहम्मद अली जिन्ना भी दे देता है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष नहीं थे, ये 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिए अलग से। आगे बढ़ते हैं। ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। उसके बाद 1907 में क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस का विभाजन। 1907 में कांग्रेस का विभाजन। 1907 के अधिवेशन के समय सूरत में कांग्रेस का विभाजन। अब देखिए कैसे होता। रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे, एक अधिवेशन था उसमें कर रहे थे। तो कांग्रेस जो था दो दलों में टूट गया, गरम दल और नरम दल। किसमें? गरम दल और नरम दल। अब देखिए, गरम दल नरम दल जिसको हम जानते हैं उदारपंथी, एक सेकेंड, हाँ, जिनको हम जानते हैं गरम दल और नरम दल कि गरम दल और नरम दल जानते हैं। अब देखिए, ये हैं हमारे नरम दल के नेता, ये हैं गरम दल के नेता। अब गरम दल के नेता जिनको देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल क्यों कहा जाता है? देखिए, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को गरम दल के नेता कहा जाता है। और ये उदारवादी और नरमपंथी नेता, जिनको नरम दल का नेता कहा जाता है, कौन है? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीना श्रीवाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, रमेश चंद्र दत्त और डॉक्टर रास बिहारी घोष। अगर आप इनको याद कर लीजिए कि गरम दल के नेता लाल बाल पाल हैं और अरविंद घोष हैं, तो जो भी बचेंगे वो नरम दल के नेता बचेंगे। इस तरीके से याद करने की टेक्निक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, ठीक है। आदन मोहन बसु और मनमोहन घोष भी
थे। ठीक है, अब 1908 में क्या होता है, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है, खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था खुदीराम बोस को, और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी जाती है। फांसी क्यों दी जाती है, फांसी इसलिए दी जाती है कि शहीद, ठीक है, शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी कौन था, खुदीराम बोस। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है, उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में होता। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था, जिससे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने वहां के जो मुजफ्फरपुर के जज थे D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में, ठीक है, इसको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है। प्रश्न आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच में आ जाता है कि सबसे कम उम्र का शहीद कौन था, किसको फांसी दी गई थी, तो वो दी गई थी खुदीराम बोस को। ठीक है, खुदीराम बोस को। आगे बढ़ते हैं, ये 1908। उसके बाद 1913 में क्या होता है, गदर पार्टी की स्थापना होती है। गदर पार्टी का बंगाल विभाजन जो था वो रद्द कर दिया जाता है 1911 में रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लहर और आक्रोश बहुत ज्यादा थे जनता के बीच, तो 1911 के बीच में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। तो 1913 में क्या होता है, 1913 गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए, मतलब जो ब्रिटिश थे हमारे देश में, उनकी शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय मतलब समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे। ठीक है, आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था। गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ था। इसकी स्थापना कौन किया था, लाला हृदयलाल और सोहन सिंह भाकना, ठीक है, ने किया था। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ था, मुख्यालय था फ्रांसिस्को। कहाँ था, फ्रांसिस्को में था। इसका मुख्यालय फ्रांसिस्को में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। कब तक चला था, 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, विश्व युद्ध, वो देख लीजिए 1914। जब 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी का आगमन भारत कब आया, 1915 में आया है। अब इसके बाद देखिए इसकी बाद की कहानी आप लोग देखिए। 1916 में क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ। ठीक है, अब देखिए 1916 के अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में नरम दल, गरम दल तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण हो जाता है। 1916 में क्या होता है, लखनऊ समझौता क्या था, 1916 के अधिवेशन में इनके मजूमदार के नेतृत्व में नरम दल गरम दल जो अलग हुए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण, सब एक में एकजुट मिल जाते हैं, एकीकरण उनका हो जाता है। ठीक है, 1916 में। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 1916 में होम रूल लीग आंदोलन होता है। होम रूल लीग आंदोलन क्या होता है, यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। अभी देखिए आगे क्या होता है, स्वशासन प्राप्त करना था, मतलब देखिए दो क्वेश्चन आ जाता है आप ये आ जाता है कि एक आ जाता है कि मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने। लेकिन पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में। अब ये चंपारण आंदोलन क्या है, चंपारण आंदोलन ये है कि
ये है कि 1917 में चंपारण के बिहार में एक स्थानीय नेता, 1917 में बिहार में एक स्थानीय नेता था जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला जी। तो राजकुमार शुक्ला जी ने क्या हुआ, वहाँ पे तीन कठिया प्रणाली चलती थी, तीन कठिया प्रणाली, पहले तीन कठिया प्रणाली के बारे में जानते थे। तो वो राजकुमार शुक्ला जी आकर तीन कठिया गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया, वहाँ की तीन कठिया प्रणाली। अब जानिए तीन कठिया प्रणाली क्या है। गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी ने चंपारण चलने को कहा। क्यों कहा, ऐसी क्या जानकारी दी, ऐसी ये जानकारी दी कि 19वीं शताब्दी में, क्या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागवान मालिकों ने किसानों से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, 3/20वें हिस्से पर जो नील की खेती हो रही थी इसके लिए था तीन कठिया प्रणाली। ठीक है, 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। कौन करेगा, ठीक है, वो 3/20वें हिस्से पर ही करेंगे और पे नहीं करेंगे। ठीक है, उस पर टैक्स भी बातें हुई थी बहुत। ठीक है, तो इस सत्याग्रह के बाद जो ये सत्याग्रह हुआ था, ये पहला सत्याग्रह था जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी थी, महात्मा की उपाधि कब दी थी, ये देखिए, ये दी थी, चंपारण सत्याग्रह हुआ था और इसमें सफलता प्राप्त हुई थी। इसके बाद उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और तब से उनको महात्मा बुलाया जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अब 1918 में आ जाइए। 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। इस आंदोलन में क्या था, इस आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी, क्या हुआ था, 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद जो था वो प्लेग बोनस को लेके था। प्लेग बोनस, जैसे क्या होता है, जो मजदूर वगैरह काम करते हैं उनको बोनस दिया जाता है, तो एक बोनस था, उसको लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे कि बोनस अब नहीं दिया जाएगा। तो प्लेग एक बोनस था, मजदूरों ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा, गांधी जी ने हड़ताल पर जाने को कहा, हिंसा न करने को कहा, और उसके बाद फिर वहां भी सफलता मिली। उसके बाद आइए खेड़ा आंदोलन, 1918 में आते हैं। 1918 में खेड़ा आंदोलन में आते हैं, क्या होता है, उसके बाद उसी ही वर्ष में 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरोध में अंग्रेजों के द्वारा किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों का लगान न देने के लिए कहा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जब किसानों का फसल बर्बाद हो जाता था तब भी अंग्रेज कहते थे कि हमें उसका टैक्स, उसका कर चाहिए। तो फिर क्या होता, फिर गांधी जी ने मना कर दिया कि अगर फसल नष्ट हो गई है तो इसका कर मत दीजिए। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, जब ऐसा हो गया तो जब ऐसा हुआ तो फिर लगान माफ कर देना चाहिए, ये आया। ठीक है, लगान माफ कर देना चाहिए, ये किसने कहा, ये ब्रिटिश सरकार ने कहा लगान माफ कर देना चाहिए, मामले की जांच के बाद या निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित थे और इस आंदोलन में भी सफलता पाते हुए भारत के बड़े नेता के रूप में गांधी जी देखे जाने लगे। ठीक है, आगे रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब आया, 1919 में। ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट आया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रोलेट एक्ट में क्या था कि 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, 1914 से 1918 के बीच में। तो 1918 में क्या हुआ, जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो फिर क्या हुआ था, उसके बाद 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट को भारत में लाया गया। किसको, 1919 में भारत में लाया गया, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध के रूप में अंग्रेजों की मदद के लिए भारतीय सेना में, जैसे क्या था, रोलेट एक्ट हम बता रहे हैं। रोलेट एक्ट आया जब, तो क्या हुआ कि लोग इसका विरोध करने लगे। क्योंकि जैसे 1914 से 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों को कहा था कि आप अंग्रेजी सेना में शामिल होइए, ताकि अगर हम अंग्रेजों के लिए कुछ अच्छा काम किए रहेंगे तो वो थोड़ा सा हम पर
रोष रौब नहीं दिखाएंगे या फिर जो भी शासन उतना नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय फिर काम आएंगे किसी ना किसी रूप में। तो लेकिन क्या हुआ, वो लोग रोलेट एक्ट ले आए। अब देखिए रोलेट लग रहा है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने पर प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट ये था कि शक के आधार पर गिरफ्तार करना, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, ये था शक के आधार पर। रोलेट एक्ट 1919, ठीक है। तो गांधी जी ने फिर क्या किया था, नहीं मान रहे थे, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि जब 1914-1918 में विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि आप अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाइए। तो वो लोग शामिल हो गए और फिर ये रोलेट एक्ट ले आए। तो फिर ये लोग रोष हो गए कि ये शक के आधार पर गिरफ्तार, शक के आधार पर गिरफ्तार। अभी देखिए शक के आधार पर क्या होता है। शक के आधार पर गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी देखिए रोलेट एक्ट खतरनाक था कि कोई शक की नज़र में हो उसको गिरफ्तार कर लो, ठीक है। आगे, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून जिसे कहा गया, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919, ठीक है। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, शक के आधार पर बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो एक्ट था, तो शक के आधार पर इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जनता में आक्रोश तेज हो गया, कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था, एक भाषण चल रहा था, ठीक है, रोलेट एक्ट को लेकर कि इसको समाप्त करना चाहिए। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, भीड़ पर गोली चलाने का। ये जलियांवाला बाग नरसंहार 1919, ठीक है, ठीक है, चलाने का आदेश दिया गया। इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या क्या थी? मारे गए लोगों की संख्या 379, मात्र 379 सरकारी आंकड़ों, लेकिन टोटल जो लोग थे वो 1500 थे, ठीक है। और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी आंकड़ों के अनुसार। तो ये देखिए, ये इधर से अंग्रेज, इधर से भारतीय, ये था जलियांवाला बाग, ठीक है। नरसंहार कब आया था? 1919 में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय जो वहां के वायस थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वहां की वायस राय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चलता है? ये 1919 से लेकर 1922 तक चलता है। 1919 से लेकर 1922 तक चलता है। अब देखिए उस समय तुर्की के खलीफा के सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था। जो तुर्की के खलीफा के सारे विश्व के मुस्लिमों को धार्मिक गुरु माना जाता था, और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। कौन शुरू किया था? मुस्लिम लोग स्टार्ट किए थे खिलाफत आंदोलन, क्योंकि जो तुर्की के खलीफा थे उनको सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जा रहा था, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा उन पर बुरा व्यवहार हुआ था, तो इसलिए अगर हमारे गुरु को कोई बुरा व्यवहार करेगा या ठेस कुछ पहुंचाएगा तो हम अपने गुरु के साथ हो जाएंगे और खिलाफत करेंगे सामने वाले का। तो वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी था, ठीक है। तो गांधी जी ने भी इस आंदोलन का सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, गांधी जी क्या करना चाहते थे? राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिमों को भी जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सहयोग किया किसका? आंदोलन का, ठीक है, इस आंदोलन का सहयोग किया। प्रारंभ में इस आंदोलन के नेतृत्व में अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था। पहला क्या नाम है? ये देखिए, खिलाफत आंदोलन जो था ये किसके द्वारा पहले किया जा रहा था? पहले किया जा रहा था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया जाता, परंतु उसके बाद में खिलाफत आंदोलन
का नेतृत्व गांधी जी को दिया गया। ठीक है, बाद में गांधी जी इस आंदोलन को संभाले थे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करना था और मुस्लिम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ काम करवाना था। ठीक है, आगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब आया? 1920 में, 1920 में। अब क्या देखिए, असहयोग आंदोलन में इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और यह गांधी जी भारत का प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। ठीक है, गांधी जी का भारत का सबसे बड़ा भारत का प्रथम सबसे बड़ा, ठीक है, गांधी जी का प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। कब था? 1920 में। ठीक है, यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने किताबों का त्याग करना था, सरकारी खिताबों का त्याग करना था। ठीक है, सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनाव का। ठीक है, असहयोग मतलब मिला जुला के अंग्रेजों का असहयोग करना था, उसमें उनके सरकार चलाने में कोई सहयोग नहीं करना था, असहयोग करना था। ठीक है, मतलब बहिष्कार करना था, और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। जो कर दिए जा रहे थे किसानों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, वो कर देने से इनकार करना था, उनका सरासर असहयोग करना था। और गांधी जी ने क्या किया? अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी असहयोग आंदोलन में। क्यों त्याग दी? क्योंकि ये जो केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? जब 1914 से 1918 में जो युद्ध हुए थे, तो गांधी जी ने भारतीयों को बोला था कि आप अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाओ, और अंग्रेजी ताकि ये अच्छा व्यवहार अंग्रेजों और भारतीयों के बीच बना रहे, और रोष की प्रतिक्रिया न रहे, और अच्छे से काम हो। तो इसलिए जब भारतीय शामिल हो गए थे अंग्रेजों के सेना में, और अंग्रेज क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जीत गए, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को ये उपाधि दी थी, केसरे हिंद की उपाधि। ठीक है, तो उन्होंने वो उपाधि असहयोग आंदोलन में त्याग दी। ठीक है, चौरी चौरा कांड, ये कब हुआ? 1922 में, 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में किसानों का एक वो चल रहा था, जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद, ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखा, इसको समाप्त होने का निर्णय लिया। जैसे 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर, चौरी चौरा में एक जुलूस चल रहा था किसानों का, तो उस पर क्या हुआ था कि उस पर थाने को जला दिया गया था। थाने को जला दिया गया था असहयोग आंदोलन में। तो गांधी जी को लगा कि ये तो आक्रोश का भावना हो जा रहा है। ठीक है, ये हिंसात्मक, गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, असहयोग आंदोलन अहिंसक रूप से चलाना था। तो क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को उसके बाद समाप्त कर दिया गया। जब थाने को जला दिया गया चौरी चौरा कांड में, तो गांधी जी ने क्या किया कि तो असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। ठीक है, उन्होंने जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि ये असहयोग आंदोलन समाप्त कर दो। ठीक है, और यह इसको राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा, ये लोग बोले थे, और समाप्त करने के लिए बोले थे, क्योंकि हिंसा की भावना फैल रही थी। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए फैसले का आलोचना की थी, परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे, और बाद में सबने इसने फैसले को स्वीकार कर लिया। पहले सब लोग आलोचना कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन को समाप्त मत करो, ठीक है, अंग्रेजों को भगाना था क्योंकि भारत से, और गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसक रूप से चलाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया। लेकिन बाद में पहले लोग थोड़ा सा प्रतिक्रिया दिए कि नहीं बंद करना चाहिए, उन्होंने उसकी आलोचना की। बाद में गांधी जी और उसके साथ जो भी उनके साथ जो भी नेता थे भारत के, वो लोग सब स्वीकार कर लिए कि चलिए ठीक है, असहयोग आंदोलन बंद किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है, आगे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? स्वराज पार्टी की। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अब स्वराज पार्टी की स्थापना क्या था? कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, वो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। ठीक है, निर्णय लिया था। जो नेता थे वो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे,
एक नई पार्टी वो लोग बनाना चाहते थे अपनी खुद की। इस क्रम में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, साइमन कमीशन 1928, साइमन कमीशन 1928 में 1928 भारत में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहां इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। जब साइमन कमीशन भारत आया तो देश में हड़ताल शुरू हो गया। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ इसका विरोध किया गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, 1928 में पहली बार प्रश्न आ जाता है, क्या आ जाता है? पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? ये 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कब की थी? 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलने वाला एक यात्रा था। ठीक है, ये यात्रा क्या था कि नमक पर कर लगाया जा रहा था। उसके लिए गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा की गई थी। ये इसको देख लीजिए कि दांडी मार्च यात्रा नमक पर कर लगाए जाने कि विरोध में दांडी मार्च 12 मार्च से 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये कहां से कहां तक चला था? ये चला था कि साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। पहले स्टार्टिंग में इसमें क्या था कि 78 सहभागी थे। जो दांडी मार्च यात्रा जब साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई तो 78 लोग थे और दांडी गुजरात तक पहुंचते हुए लोगों की संख्या 2 लाख हो गई। कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। ठीक है, और इसकी दूरी कब लगभग 241 मील थी। 241 मील थी। ठीक है, 241 मील तक दांडी मार्च यात्रा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? 1930 में ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? यह हुआ 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। ठीक है, इस सम्मेलन में सेंट जेम्स पैलेस लंदन में, यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? लंदन में हुआ था। अब लंदन में आयोजित हुआ था, उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम वहां पे थे, ब्रिटिश सम्राट, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे थे। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और गवर्नर जनरल उस समय वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे। जो ब्रिटिश राजनीतिक दल के 16, ब्रिटिश के लोग 16 थे और कुल 89 लोगों ने भाग लिया था। देसी जो रियासत जो छोटे मोटे लोग थे, देसी रियासत के लोग, वो 16 प्रतिनिधि थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत के 57 राजनेता थे। कौन? कितने? 57 राजनेता। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, कोई भी इनकी उपस्थिति नहीं थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर द्वितीय गोलमेज सिद्धांत हुआ, क्योंकि पहला जो गोलमेज हुआ था वो तो विफल हो गया था। ठीक है, विफल हो गया था क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग नहीं थे। द्वितीय गोलमेज सिद्धांत जब हुआ तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था ये। ठीक है, 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ और 1 दिसंबर 1931 का यह सम्मेलन भी लंदन में हुआ, जैसे पहला सम्मेलन था लंदन में हुआ था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, लेकिन पहले जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गवर्नर जनरल जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड वेलिंगटन थे। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इसमें क्या था? कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी थे। ठीक है, वह सिर्फ एक
कांग्रेस के प्रतिनिधि एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में वहां पे थे। महिला प्रतिनिधि कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, बेगम जहां आरा शाहनवाज, और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इतने सारे लोग गए थे। ठीक है। दलित वर्ग के प्रतिनिधि भी गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गए थे। मुसलमानों के प्रतिनिधि गए थे, सबके अपने अपने प्रतिनिधि, दलितों के, मुसलमानों के और गांधी जी कांग्रेस के। ठीक है। और ऐसे ही सब गए थे। आगा खां थर्ड, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता? पृथक निर्वाचन मंडल के लिए मांग की जा रही थी। पृथक निर्वाचन मंडल, जैसे आप लोगों को बताया हूं कि जो उम्मीदवार और मतदाता दोनों हो, वो दोनों एक ही कास्ट के होंगे। जो उम्मीदवार होगा और जो मतदाता होंगे वो एक ही कास्ट के होंगे। इसके लिए सबका अपना अपना कहना था। इसलिए क्या हुआ कि गांधी जी, देखिए क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर बोल रहे थे कि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल घोषित किया जाए। मतलब कि दलित वर्ग को जो चुनाव हो वहां पे वो मतदाता और उम्मीदवार एक ही कास्ट के हों, किसी और कास्ट के नहीं। चाहे उम्मीदवार, अगर उम्मीदवार दलित वर्ग का है तो मतदाता भी दलित वर्ग का होना चाहिए, और वर्ग का नहीं होना चाहिए। जैसे कि पृथक निर्वाचन मंडल में सिखों को घोषित कर दिया गया था, वैसे ही ये चाहते थे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच, ठीक है, गांधी जी के बीच कुछ वहाँ पे बात जमी नहीं और वो विफल हो गया द्वितीय गोलमेज, और वो लोग चले आए। उसके बाद जब चले आए तो इसीलिए गांधी जी के साथ और भीमराव अंबेडकर के साथ पूना समझौता होता है। पूना समझौता में क्या होता है? पूना पैक्ट जिसे हम कहते हैं, पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट ये था कि गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए थे। दलितों के लिए, ठीक है, बनाया गया था, वो बहुत दुखी थे कि 20 सितंबर 1932 से पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन भी प्रारंभ किया था कि पृथक निर्वाचन मंडल केवल दलितों के लिए बनाया जाना ये सही नहीं है। इसलिए 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर ये चले गए थे। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी गोपालचारी के मदद से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट 1932 के नाम से जाना जाता है। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लागू हुआ था। ठीक है। समझौते के अनुसार क्या हुआ था? समझौते के अनुसार ये हुआ था, जो पूना पैक्ट था, कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। इसमें यह हुआ कि दलितों के लिए जो बनाया जा रहा था कि उम्मीदवार और मतदाता एक ही कास्ट के होंगे और किसी कास्ट के नहीं होंगे, ये कास्ट, क्योंकि गांधी जी को कास्ट में विश्वास नहीं था, वो जानते थे कि, वो मानते थे कि मतलब कास्ट में ये सब नहीं मानते थे कास्टों को। ठीक है। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ठीक है, 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। पहले 71 सीट सुरक्षित थी, अब फिर 147 कर दी गई। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से 1932 के नाम से जानते हैं। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ कि द्वितीय गोलमेज जब विफल हो गया, जिसमें क्या हुआ था कि पृथक निर्वाचन मंडल और ये सब मांग की गई थी, उसके बाद वहाँ पे विफल हो गया था। तो क्योंकि गांधी जी भी रोष हो गए थे और सब लोग भी रोष हो गए थे इन सब चीज़ों से, तो पूना पैक्ट हुआ। तो द्वितीय गोलमेज जब सम्मेलन विफल होने के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में फिर क्या हुआ? लंदन में फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में सब लोगों ने भाग नहीं लिया था, कुछ ने भाग लिया था। उस समय क्या था? उस समय में जो, जैसे कि पहले गोलमेज में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, दूसरे गोलमेज में भी ब्रिटिश सम्राट पंचम थे, ये रैमजे मैकडोनाल्ड थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तीसरे में लॉर्ड इरविन थे पहले में, दूसरे में लॉर्ड वेलिंगटन थे और तीसरे में भी लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय हैं। ठीक है, थे। तो ये चीजें थी। फिर क्या हुआ कि तीसरे गोलमेज में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तीसरे गोलमेज में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। ठीक है,
मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित ही नहीं किया गया तृतीय गोलमेज में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, एकदम क्रीम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक कहानी की तरह हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, समझ जाइए, उसके बाद अपने बच्चों को घर में सुनाइए इसी तरीके से, और जब सुना देंगे तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में आपके फीड हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, एकदम निचोड़ लेके आया हूँ। आगे 1935 में क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 पारित किया गया, जो 1937 में लागू हुआ। इसका कुछ पार्ट जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 में लागू हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा लागू किया गया था, अब भी वो भारत में भारत के संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, अब भी पड़ा हुआ है। तो ब्रिटिश सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ब्रिटिश सरकार हमें लगता है कि शिक्षा से रिलेटेड भी ये भारत सरकार अधिनियम था। तो यह लॉर्ड लियोनखो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, 1939 में क्या हुआ, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। पहली विश्व युद्ध कब हुई, 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 तक चली, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 में शुरुआत हुई, ये 1945 तक चली। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। ठीक है, 1940 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग पाकिस्तान की मांग की। पहले से मांग नहीं था, 1940 में मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। अब देखिए 19 मांग की, लेकिन 1940 में कुछ हुआ नहीं, बात बना नहीं। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। जब 1942 में क्रिप्स मिशन आ गया, ठीक है, 1942 में, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। कौन थे, श्रम मंत्री थे। ठीक है, जब श्रम मंत्री थे फिर क्या हुआ आगे कि क्रिप्स मिशन 22 मार्च 11 अप्रैल ठीक है 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। क्रिप्स मिशन कब आया, 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक। इसका उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध से, जैसे कि क्या होता है पहले विश्व युद्ध में क्या था, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो गांधी जी ने क्या किया था कि भारतीयों से कहा था कि आप ब्रिटिश सरकार की मदद करें और भारतीय अंग्रेजों में सैनिक के रूप में कार्य करें, ताकि जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जीत मिला वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में जीत मिले। तो इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग प्राप्त करना था, इसलिए क्रिप्स मिशन 1942 आया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में, इस आंदोलन में इसको क्या जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। एकदम क्रीम क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर लगाया गया। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था कि इसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे उसमें था, रोलेट एक्ट में था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के सारे नेताओं को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे ही जीरो आवर लगाया गया, जिसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में क्या कर दिया गया, आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी। अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश आंदोलन को दबाने के लिए हो रही थी, परंतु इस आंदोलन में दूसरी पंक्ति के नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी कर देने के साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन को खूब सहयोग किया था, और इस आंदोलन में भारत के अंतिम समय सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का एक हिस्सा बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1945 में क्या हुआ, शिमला सम्मेलन। 1947 में शिमला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ये शिमला में आयोजित किया गया था, ये सम्मेलन शिमला में आयोजित कर दिया गया था। भारत के शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। ठीक है, वेवेल योजना क्या था, वेवेल योजना ये था कि धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर कार्यकारी परिषद की सीटों की संख्या को आरक्षित करना। ठीक है, ये वेवेल योजना था, जाति के आधार पर नामांकन, जाति के आधार पर, धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर, यह था वेवेल योजना। इसमें प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी। इसको क्या था, प्रावधान क्या था, आयोजित किया गया था कि वेवेल योजना को लागू कर दिया जाए और हटा दिया जाए। तो इसमें 24 जून 1945 को शिमला में ये वेवेल योजना शुरू हुई थी और 14 जुलाई 1945 तक चला था। ठीक है, ये चीज हुआ था।
लेकिन शिमला सम्मेलन क्या हो गया, विफल हो गया। शिमला सम्मेलन क्या हो गया, विफल हो गया। ठीक है, एकदम तरीके से जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल हुआ था, वैसे शिमला सम्मेलन विफल हुआ। ठीक है। 1946 में क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। क्या, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना। एक संविधान बनाने वाली संस्था, मतलब कैबिनेट मिशन लेके आया कि जो संविधान के निर्माण में जो भारतीय लोग हैं वो मदद करें। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, और जो समझौता हो उस पर खड़ा उतरें, पहुंचे। एक संविधान बनाने वाली क्या है, बनाने वाली संस्था तैयार करो। अब भारत में संविधान निर्माण करने के लिए एक प्रकार से 1946 कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ आगे, फिर प्रमुख भारतीय दलों ने समर्थन में कार्रवाई परिषद की स्थापना करना। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन का वो था। फिर 1947 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, 1947 में ये हुआ कि 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश सरकार के 34वां व अंतिम गवर्नर जनरल, सबसे लास्ट वायसराय गवर्नर जनरल कौन था, अगर पूछ लिया जाए आपसे तो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। 34वां अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। लगभग 2 महीने तक वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पहुंचा कि भारत विभाजन अनिवार्य है। जैसे क्या होता, 1940 में भारत और पाकिस्तान को अलग होने के लिए पाकिस्तान जो भी थे मोहम्मद अली जिन्ना ने, उन्होंने कहा कि 1940 में हमको एक पाकिस्तान अलग देश के रूप में चाहिए। तो क्या हुआ, जो 34वें वायसराय थे उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश में बढ़ गया। अब देखिए 2 अलग देश कैसे, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। ये देखिए, ये अलग खंडों में, ये यहाँ का जो बांग्लादेश का पार्ट था और ये पाकिस्तान इसका, ये यहाँ के लोग यहाँ चले गए और यहाँ के जो हिंदू थे वो यहाँ पे आ गए, और ये बोल दिया गया कि जिसको जाना है जा सकते हो। तो ये अलग, ये यहाँ के लोग यहाँ चले गए और ये अलग पाकिस्तान बन गया और ये भारत रह गया। ठीक है, ये चीज था। ठीक है, तो ये था 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास। ठीक है, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों को पता है कि क्या है करना है, कैसे करना है। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार का निचोड़ चाहिए इतिहास के रूप में, हम लेके आने वाले हैं पृथक निर्वाचन मंडल। अभी आप लोग सही से समझ नहीं पाए होंगे, और गांधी जी का पूरा इतिहास लेके आने वाले हैं, और जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके अपने निचोड़ लेके आने हैं एक ही वीडियो में। मात्र एक वीडियो में अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।